ए का बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक एक लिक्विड का, और बी का अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो दोनों आप मिक्स करोगे, ओके, आपके पास है ए 50 डिग्री सेल्सियस एंड आपके पास है बी 60 डिग्री सेल्सियस, फाइन। अब दोनों मिक्स कर रहे हो, अब यहाँ पे ज्यादा होगा कि कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये बताना। अगर मान लो आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया अराउंड 40 डिग्री, तो वो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड। अगर मान लो आपका आ गया लाइक दोनों से भी ज्यादा लाइक 70 या 80 डिग्री सेल्सियस में वो बॉइल हो रहा है, तो वो हो जाएगा उसका मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दिया आप दोनों को, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस, फाइन, और बी का है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, फाइन। अब यहाँ पे अगर हमने ऐड किया a प्लस बी सोल्यूशन ऐड किया और उसका मिला तो मान लो 34 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा क्या मिनिमम बॉइलिंग एसिड। मतलब दोनों से भी कम, दोनों से भी अगर कम बॉइलिंग पॉइंट उसका आ रहा है, उस सॉल्यूशन का आ रहा है, तो वो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड। अगर मान लो a प्लस बी करके हमें आ रहा है कितना 60 डिग्री सेल्सियस, दोनों से भी ज्यादा है ना, तो वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड। कुछ डाउट है इसमें, इजीली फिर से समझाते हैं, फिर से लाइक कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा अब अगर एग्जाम्पल तो नहीं है, जस्ट दो लिक्विड ले लो, जस्ट दो लिक्विड ले लो, ओके। अगर उसका लाइक दोनों कंपेयर करके दोनों का तो अलग ही होगा, ये तो है। अगर दोनों से भी दोनों का भी से कम आया तो होगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड। अगर दोनों से भी ज्यादा आ रहा है तो हो जाएगा वहां पे, अब एक और बात, वहां पे उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो मत ऐड कर देना, ये गलती मत कर देना। और अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड। एक और पॉइंट एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको देती हूँ। इसका एग्जांपल है तो हमारा C2H5OH प्लस H2O, ओके। इसके बाद यहाँ पे अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड का एग्जांपल है H2O प्लस HCl। आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, एक बार देख लेना, आपके नोट में होंगे एग्जांपल्स, तो देख लेते हैं। कौन कौन याद रखना है, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू। डिस्टिलेशन फिर से बता रहे हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इवन कंपेयर करके देखो, अगर दोनों मिक्स किया और बॉइलिंग पॉइंट एक से भी लाइक दोनों कंपेयर करके अगर उससे भी कम आ रहा है तो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एसिड। एग्जांपल से C2H5OH एंड वहां पे H2O C2H5 एथेनॉल एंड वाटर। उसके बाद मैक्सिमम बॉइलिंग एसिड उसका एग्जांपल H2O प्लस HCl का मान लो 50 डिग्री है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है ना, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अगर मैंने उनको मिक्स किया तो आ जाएगा अराउंड 110 या फिर बॉइलिंग पॉइंट अराउंड आ जाएगा 150, ऐसा कुछ तो आएगा, ओके। लेकिन दोनों से भी बहुत ज्यादा रहेगा, ओके, समझ में आ रहा है ना। और ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से उनको सेपरेट किया नहीं जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस टर्म्स है ना, थोड़ा याद रखने की, लाइक रटो मत, थोड़ा याद रखो, समझते रखो, बहुत इजी है, समझते रखो तो
डेल्टा टी फाइन। यहाँ पे भी डिक्वेशन आ गया ना, तो यहाँ पे मैंने निकालना है फाइन। यहाँ पे दो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिक्वेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे पहले डिक्वेशन लिखते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन दिए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ना, बॉइलिंग पॉइंट करके देखते हैं। Is the temperature at which मतलब देखो फिर से कहती हूँ,
temperature at which regular phase of the liquid is a substance phase is equal to the vapor pressure in the is equal to the vapor pressure in the y delta Tf equal to Tf minus Tf naught. सर Tf naught minus Tf, उसके बाद delta Tf equal to Kf into m. फाइन, यहाँ पे वाटर Kf का 1.86 है. फाइन, यहाँ पे लिखियो बहुत इजी टॉपिक है, ये बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी होगा. भाई ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ऑस्मोटिक प्रेशर laws
फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टब है, ओके, एक टब है और यहाँ पे मैंने एक ऐसे मेम्ब्रेन रख दिया जो सभी परमेबल है ही, नाम परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया। फाइन, अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ओके, यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे यहाँ पे सॉल्वेंट जाएगा, जो सोल्यूट है वो नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक एग्जाम्पल्स में क्या आप अच्छा डालते है ना। अब एक बार नोटिस करते हैं, लाइक दो टाइप के, लाइक यहाँ पे हमारे दो टाइप के अचार लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इजीली समझा, ओके, आपने क्या कर दिया, लाइक दोनों में भी आपके पास आम है, दोनों बेकर में आपके पास आम है। आप एक में क्या करते हो, जस्ट लाइक उसमें नमक के पानी डालते हो, लाइक पूरा सबमर्ज हो जाए, नमक के पानी डालते हो, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो आम है, आम का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, मुझे पता है मेरा ड्रॉइंग इतना अच्छा नहीं है, तो बाद में ध्यान रखना, ओके, दोनों एक साइज के हैं, मान लो। फाइन, अब इसमें मैंने फिल कर दिया सॉल्ट वाटर, मैं अच्छा कर रहा है, सिर्फ पानी तो नहीं डालूंगी, और यहाँ पे मैंने क्या डाला, सिर्फ नमक, तो इसके ऊपर नमक है, थोड़ा सा इमेजिन करो, इसके ऊपर नमक है, ये सॉल्ट है, अब इससे नीचे जाएगा, यहाँ पे कई सारे आम है, ओके। अब 10 दिन के बाद देखो वहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, आपको पता है, ये जो हमारा आम है ना, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा, मतलब जो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है वो अंदर घुस चुका है, वो भी लाइक जो आपको जो छिलका होता है, बाहर का जो पेन पार्ट रहता है, वो मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, और जो सॉल्ट वाटर हमने डाला था, लाइक पूरा पानी से भर दिया था, वो अच्छी तरह से फूल जाएगा, ओके। वहाँ पे इसका लाइक इसके अंदर जो फ्लैश वगैरह वो तो बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ पे पानी अंदर घुस रहा है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे अंदर घुस रहा है, फाइन, नमक के साथ थोड़ा नमकीन भी होगा, लेकिन अच्छी तरह से घुस रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक आपने देखा ही होगा, सिर्फ नमक डालोगे तो अंदर का जो वाटर है वो बाहर आएगा, और ये कुछ ऐसे रिंकल टाइप हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा उसका साइज, मतलब यहाँ पे डबल साइज, डबल नहीं 0.5 इतना हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, उसका आधा भी लाइक इतना छोटा होगा, ऐसे रिंकल आके पूरा एकदम से लाइक दादी की जैसे बन गया होगा, ये आप समझ रहे हो, वहाँ पे वाटर बाहर निकलता है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, और जो आपने नमक डाला था वो नमक के पानी बन गया, क्योंकि उसमें आम का टेक्सचर इसलिए बाहर
solution from pure solvent to solution or from a dilute solution to concentrated solution. From a dilute solution to concentrated solution. Dilute कहाँ कितना solution? आपके अंदर concentrated solution कहाँ कितना? नमक बाहर था, नमक ओके थोड़ा सा मात्रा में होता है वो अलग बात है, लेकिन बाहर नमक ज्यादा था. Solution कहाँ से है? Dilute to dilute से concentrated. Okay. The pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. ठीक है, अगर मैंने प्रेशर डाल दिया उसका कंडीशन वैसे इसका क्या मतलब उसका प्रेफरेबल अगर मैंने डाल दिया प्रेशर डाल दिया तो वहाँ पे ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा. तो वो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. इसमें डिपेंड करता है ऑब्वियसली बात है कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना. अगर मान लो मैंने ज्यादा उसे हीट दे दी तो अच्छे से वो पानी निकल के क्या आ जाएगी, टेम्परेचर भी है और ऑब्वियसली बात है आपको आएगी. तो यहाँ पे पाई इक्वल टू CRT इक्वल है ना, यहाँ पाई इक्वल टू CRT. तो ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, एक और बात है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन को भी देखते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. Reverse osmosis and water purification. Fine. If we can put in the direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution. Fine. हमने osmotic pressure के बारे में सुना ही है, हमें तो पता ही था. Like the other pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure. अगर उससे ज़्यादा हमने solution में डाल दिया तो वहाँ पे exchange हो जाएगा. आरो में क्या है? देखो यहाँ पे सिंपल बात है. रिवर्स ऑस्मोसिस वहाँ पे क्या हो रहा है? देखो आपका जो पानी आ रहा है वहाँ पे उसमें ज़्यादा मिनरल्स हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन
लेकिन ज्यादातर जो मिनरल्स नहीं चाहिए वो हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेसन में बाकी हम क्वेश्चंस